गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और हम लोग मिशन ISPCS 2021 के कार्यक्रम में आपके सामने हैं। आपको बताऊं कि जो लोग नए जुड़े हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है शौर एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे। वहाँ पे हिस्ट्री और कल्चर, पॉलिटी, कुछ करंट इशूज़ की कक्षाएँ वहाँ पे उपलब्ध हैं, क्लासेज हैं। जो लोग ब्लेड से जुड़े हैं या जो अभी जुड़ रहे हैं कार्यक्रम के साथ, वो उन पुराने वीडियोस को देखें। निश्चित रूप से IAS और PCS के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्पफुल होगा। आज हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पहले एपिसोड पे चर्चा कर रहे हैं। आपको बताऊं कि यह विषय इतना चैलेंजिंग होता है, खास करके मानविकी विषयों के लिए रहता है, क्योंकि जो ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं, साइंस एंड टेक का टेक्निकल पार्ट उन्हें बहुत ही कठिन लगता है और ख़ास करके शब्दावलियों से बड़ी दिक्कत होती है। उनको मालूम हो कि टर्मिनोलॉजीज पढ़ भी लिए वो तो क्वेश्चन टेकअप कर पाने में बड़ा मुश्किल होती है उनके लिए। तो इसके लिए एकेडमी ने ये निर्णय लिया है कि खास करके जो रिसेंट टॉपिक्स हैं, है ना, जो पिछले 6-7-8 महीनों में चर्चा में रहे हैं, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। स्टडी मटेरियल जो इसका प्रिंटेड जो है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है। जितना भी आप समझ सकें यहाँ पे, वो हम आपको जो PPT है, जो PDF है, वो आपको टेलीग्राम चैनल से भेज देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक रिक्वेस्ट इतना करूँगा कि जो उसमें हल्का फुल्का प्रिंटिंग मिस्टेक हो, इज एम वाज वेयर का ही है, तो उसे आप अपने आप से सही कर लेंगे। यहाँ पे ये ध्यान में रखेंगे कि हर टॉपिक पे चर्चा करने के बाद मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगा कि यहाँ से सवाल कैसे बन सकते हैं, है ना। तो उन क्वेश्चंस को आप लोग नोट करते चलिएगा। आज की जो पहली जो क्लास है, उसमें जो हमने कुछ जो एरिया कवरअप किया है, उसको आपको बता दूं। पहली बात तो डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी, वैसे भी ट्विंस हैं ये। स्पेस टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट होता है वो डिफेंस से रिलेटेड ही होता है। उसी प्रौद्योगिकी में थोड़ा बहुत परिवर्तन कर दिया जाए तो डिफेंस में चेंज हो जाता है। तो डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी को हमने देखा है। उसके बाद कुछ आप ये कह सकते हैं कि जो IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं, जैसे वेब है, पोर्टल है, मिशन है, उसको हमने देखा है। पॉलिसीज को देखा है। और साथ ही साथ जो हम इधर का जो परिदृश्य रहा है वो डिजीजेस और महामारियों का रहा है, तो उनसे रिलेटेड कुछ मुद्दों को हमने यहाँ पे टच किया है। आपको स्पेशली देखना है कि वो मुद्दे क्या हैं, उनसे सवाल कैसे पूछे जा सकते हैं। पॉइंट्स जो हैं इसको हम आपको PDF में उपलब्ध करा देंगे। तो आज की हम लोग शुरुआत करते हैं, है ना। चलिए, पहला जो टॉपिक आपके पास दिख रहा है वो दिख रहा होगा MRSAM। आपको साथ साथ बताएं कि हम कुछ होमवर्क भी देंगे। और जो टेलीग्राम चैनल है, आप सभी लोग शांत न रहिए। बहुत ही गंभीर प्रकृति के विद्यार्थी उससे जुड़े ही हैं, जो हमसे पर्सनली जुड़े हैं वही हैं वहाँ पे। कोई गुड इवनिंग नहीं, कोई गुड मॉर्निंग नहीं, कोई मित्रता मैसेज नहीं। आप अपने मुद्दों को रखिए, आप अपने प्रश्नों को रखिए। आपस में भी डिस्कस आप कर सकते हो, मैं उसको ज़रूर एक बार देखता हूँ। अगर कहीं कोई उसमें संशोधन की बात होगी, कोई सुझाव की बात होगी, तो हम वहाँ पे आपको करेंगे ही करेंगे। तो आप सभी लोग उसको भी जानें, इसको भी देखें, और प्लस अपनी स्वस्थ चर्चा परिचर्चा लगे कि हाँ सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट की है, उसे आप करते रहें, ज़रूर करें। तो आइए, पहला जो टॉपिक हमने उठाया वो उठाया MRSAM, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। पहले से ही आप जानते रहिए कि सरफेस टू एयर मिसाइल है ये। MRSAM जो है वो क्या है? सरफेस टू एयर मिसाइल है, मीडियम रेंज की मिसाइल है। क्या खासियत है, कैसे सवाल क्या पूछा जाएगा, इसके कुछ जो संदर्भित बिंदु हैं उसे हम आपको बता दें, फिर सवालों की भी चर्चा करें। कि यह मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, जो कि पृथ्वी से हवा में, जो कि सतह से हवा में वार करने हेतु डिजाइन किया गया है। सरफेस टू एयर। इसी प्रकार के अगर कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक मिले तो हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि उसे आप सही कर लेंगे। तो सतह से हवा में वार करने हेतु डिजाइन किया गया है। इसका विकास DRDO और इजराइल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखिएगा,
यहां से पहला सवाल बनेगा, आप ना हो तो क्वेश्चन लिख लीजिए कि MRSAM यानी मीडियम रेंज मिसाइल डिफेंस सिस्टम भारत किस देश के सहयोग से तैयार कर रहा है? तो वो जो है क्या है, इजराइल, राइट। आपको बता दूं इसका जो रेंज है वो है 50 से 70 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी अगर कोई एयरक्राफ्ट है जो 50 टू 70 किलोमीटर दूर है तो उसे वो निशाना MRSM जो है वो क्या कर सकती है, बना सकती है, राइट। इसकी कुछ और विशेषताओं के बताएं कि ये ऐसा यूज किया जा रहा है कि इस तीनों सेनाओं के द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। 4.5 मीटर लंबी है, परमाणु क्षमता से युक्त है, 60 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकती है। मिसाइल का जो वजन है वो क्या है, 2.75 टन है। वजन जो है वो 2.75 टन है, राइट। तो ये इसके फीचर्स हैं। उन्नत किस्म के राडार, कमांड कंट्रोल और मोबाइल लॉन्चर का इसमें प्रयोग किया गया है। और ये मिसाइल हर मौसम में और 360 डिग्री पर यानी पूरी फुल उस पे एफिशिएंसी पे ये 360 डिग्री पर भी काम कर सकती है, राइट। इसका परीक्षण चांदीपुर को किया गया, चांदीपुर में किया गया। तो एक बहुत ही फेमस प्रश्न हमेशा रहता है वो ये कि जो मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ है, उड़ीसा के चांदीपुर में स्थित है। आपको बताऊं कि स्पेस या डिफेंस या बायोटेक या साइंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्टीट्यूशंस कहाँ स्थित हैं, किसके लिए फेमस हैं, वो आपको जरूर पता होना चाहिए। वहां से एक आध सवाल कभी न कभी आपसे पूछे जाते रहे। तो ये परंपरागत चीजें हैं, ये जरूर जानते रहिए। और इस परीक्षण में इसने मानव रहित विमान वंशी को ध्वस्त किया, जो कि कुछ समय पहले ही छोड़ा गया था। तो एयर सतह से हवा में मारने के लिए किया ही गया था। तो ये एक तरह से इसका जो प्रयोग है वो क्या रहा, सफल रहा, राइट। वंशी भी पूछा जा सकता है ना। मिसाइल परीक्षण केंद्र भी पूछा जा सकता है कहाँ है। तो दो, एक तो हमने इजराइल बता दिया, दूसरा बता दिया मिसाइल परीक्षण केंद्र कहाँ है, चांदीपुर में स्थित है। वंशी अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये वो एयरक्राफ्ट था जिसे MRSM ने क्या किया, उसे ध्वस्त किया, राइट। अब इस पे कभी कभी ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, जैसे आइए देखते हैं कि सही कूट का चयन करें। ऐसे सवालों के लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा। स्टेटमेंट में या ऐसे पूछ सकता है, सही कूट का चयन करें, सही कूट का चयन करें। जैसे पहला डाल दिया इसने कि MRSAM एक मध्यम रेंज मिसाइल है जिसका विकास इजराइल के साथ किया जा रहा है, राइट। दूसरा कि इसका रेंज 50 से 70 किलोमीटर है। तीसरा इसका प्रयोग केवल थल सेना करेगी, थल सेना हेतु है। अब आपसे विकल्प दिया गया, A 1 and 2, B दिया 2 and 3, C दिया 1 and 3, D दिया 1 2 3। ऐसे सवालों में आप फट से 1 2 3 मार देते हैं। तो ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। आप जानते हैं ये भी सही है, यह भी सही है, ये गलत है, केवल थल सेना हेतु नहीं है।
भले ही ये सरफेस टू एयर मिसाइल है, लेकिन इसका नौसैनिक और वायुसैनिक संस्करण भी रहेगा। क्लियर है? ये तो रहा आपका MRSM से रिलेटेड मामला रहा। अब आपका यहाँ पे होमवर्क देता हूँ और आप लोग इस होमवर्क से रिलेटेड चर्चा टेलीग्राम ग्रुप में जरूर करें। हम भी देखेंगे, हम भी जरूरत रहेगी तो आप कहीं अगर डेवलप कहीं भटकेंगे तो आपको बताऊंगा। आपको यहीं पे याद रखना चाहिए कि IMGDP इंटीग्रेटेड गाइडेड, आपको बताऊं जब हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी बताएंगे तो बहुत डिटेल चर्चा करेंगे। यहाँ पे केवल इन मुद्दों को प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जा रहा है। इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम भारत सरकार के DRDO के द्वारा इसका डेवलपमेंट किया जा रहा है, ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है। और इसके अंतर्गत जो 5 मिसाइल हैं, उन 5 मिसाइलों के विभिन्न संस्करण, उनकी प्रकृति, उनका रेंज क्या क्या है, वो सब आपको एक टेबल में बना लेना चाहिए, है ना। और फिर उसे ध्यान में रखना चाहिए कि कौन सरफेस टू एयर है, कौन एयर टू एयर है ना, किसकी क्या रेंज है। तो क्या होगा कि आपसे मिसाइलों और इससे संबंधित जो मामला है वो आपको जरूर तैयार हो जाएगा। श्योर? तो क्वेश्चन आपने एक प्रश्न यहाँ देखा, 2 प्रश्न हमने वहां बता दिया और ये आपका होमवर्क रहा। आप जितना हम लोग यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जो बातें बता रहे हैं, उसको फॉलो अप करते जाइए। 1 घंटे की अगर क्लास है तो आप ये मान के चलिए एक सामान्य फार्मूला के 2 घंटे आपको उसके लिए मेहनत करना होगा, तो वो टॉपिक पूरा तैयार हो जाएगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला जो मिशन है स्पेस मिशन ही है, बड़ा चर्चित मिशन ये भी है, हायाबुसा 2। हायाबुसा 2 पूछा जा सकता है कि इसका क्या रेफरेंस है, क्या कारण है, किस लिए फेमस है। तो आइए बताएं। हायाबुसा 2 जो है वो एक तरह से जापान का स्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा भेजा गया ये मिशन है। क्यों चर्चा में रहा? वास्तव में यह जो है एक स्टेरॉयड था। स्टेरॉयड क्या हो गया? क्षुद्र ग्रह जो है, जानते हैं ना, रियुगु, इसके अध्ययन के लिए भेजा गया था और ये वापस आ गया, ऑस्ट्रेलिया में आया। ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में जो है वो उसके कंटेनर में एक नमूना लेकर के आया, राइट, रियुगु के है। और ये माना जाता है कि अगर हम रियुगु ने जो आंकड़े ले आए हैं, अगर हम उसकी अगर क्या कहते हैं कि उसका विश्लेषण करें तो हो सकता है कि हमें पृथ्वी की उत्पत्ति, जीवन आदि के बारे में पता लग सकेगा। क्लियर है? तो ये हायाबुसा के सिर्फ 3 एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। पहला एस्पेक्ट कि यह जापानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के द्वारा भेजा गया। दूसरा ये कि रियुगु के अध्ययन के लिए भेजा गया था। रियुगु क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए, याद रखना, कभी कभी क्या होता है PCS स्तर पे ये उठा के पूछ दिया गया 162173 JU3, पक्का गलत करेंगे लोग। क्यों? क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिशन छोटे छोटे और बहुत सारे नए क्षुद्र ग्रहों की जो है खोज होती रहती है ना। तो इसको भी एक बार ध्यान में रख लीजिएगा, ना हो तो 173 लास्ट में ही रख लीजिएगा। इसी को रियुगु कहा गया। क्लियर है? राइट। तो रियुगु और हायाबुसा के संदर्भ में आप चीजें जान सकते हैं। जापानी स्पेस एक्सप्लोरेशन के द्वारा किया गया इसे, और रियुगु क्षुद्रग्रह था और ये माना जाता है कि इसके अध्ययन से हमें पृथ्वी की उत्पत्ति के संदर्भ में कुछ निष्कर्ष निकल सकते हैं, मिल सकते हैं। तो ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल जो खोज है वो होती रहती है। और आप जानते हैं ना कि विश्व मानव की जो सीमाएं हैं वो एकदम अनंत हैं। वो हमेशा पृथ्वी ग्रह से ही नहीं केवल वो है, वो सोचता है कि पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का पता करें और देखें कहाँ जीवन की संभावनाएं हैं। तो ये भविष्य की खोज है, इसकी एक अलग दुनिया है। बस आपको उस दुनिया में इतना इंटरेस्ट कर लेने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट सोशियो पड़ रहा है उसे आप जानते रहें। श्योर है? तो इन तीनों बिंदुओं से ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। बाकी कब भेजा गया, कब नहीं भेजा गया, ये सारी बातें आपसे नहीं पूछी जाएंगी। आइए अगले बात करते हैं।
डीटीएच पॉलिसी पे बात करते हैं। आप जानते हैं डायरेक्ट टू होम सर्विसेज जो है काफ़ी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, या आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी चर्चा का विषय रहा है डीटीएच पॉलिसी जो रही है। और सरकार ने डीटीएच पॉलिसी ट्राई द्वारा जो अनुशंसित प्रतिवेदन था उसमें घोषित किया था। पॉलिसी लेवल पे चीज़ें कई बार आपसे पूछी जाती हैं, खास करके आईएएस के लिए। पीसीएस में तो डायरेक्टली तथ्यात्मक चीज़ें ही पूछती हैं, लेकिन फिर भी इस बिंदु को हम जानते रहें कि इसमें जो क्या किया गया है वो ये है कि लाइसेंसिंग की जो अवधि है पहले 10 वर्षों के लिए थी, अब उस लाइसेंसिंग की अवधि को क्या कर दिया गया है, 20 वर्षों के लिए कर दिया गया है। राइट, अस्थायित्व रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, तो जाहिर सी बात है इस क्षेत्र में लोग आएंगे ही आएंगे। दूसरी बात ये कि लाइसेंसिंग फीस सकल राजस्व की 8% होगी, जो कि पहले 10% थी। आपको अभी लग रहा होगा कि सर ये सारे बिंदु क्यों बताए जा रहे हैं। आपको बता दूं, इस पे रिलेटेड कई सवाल आपसे यूपीएससी में जब सवाल कथन और कारण के पूछते हैं, कथन और स्टेटमेंट 1-2 के पूछते हैं, तो आप कंफ्यूज कर जाते हैं। इन्हीं दो तीनों चीज़ों के आधार पर, दो जो बिंदु हमने आपको बताए हैं डीटीएच पॉलिसीज के रिलेशन पे, उसी आधार पर सवाल पूछे जाएंगे। तो पहले पॉलिसी के बिंदु जान लें। तो लाइसेंसिंग की अवधि 20 वर्षों के लिए है, 10 वर्षों के लिए थी। लाइसेंसिंग फीस टोटल जो रेवेन्यू होगी 8% होगी, जो कि पहले 10% थी। ये दोनों बिंदु इस बात को बताते हैं कि ट्राई जो है वो क्या कर रहा है कि डायरेक्ट टू होम सर्विसेज को एक तरह से प्रमोट कर रहा है, फैसिलिटेट कर रहा है, और ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल रही है। लाइसेंसिंग फी अब त्रैमासिक आधार पर वसूली जाएगी, जो कि पहले वार्षिक आधार पर हुआ करती थी। राइट, आप आगे बताते हैं। इसमें जो एफडीआई है, आपको बता दूं कि एफडीआई अब आगे लिखा भी होगा, चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पे चल लेते हैं कि डीटीएच क्षेत्र में अच्छा नहीं है। अब जो लाइसेंसिंग है, कोई बात नहीं, आप यहां पे लिख लें। अच्छा है, तो केबल ऑपरेटर अपनी क्षमता का अधिकतम 5% एक समय में यूज कर सकेंगे, और प्रति प्लेटफार्म 10,000 रुपये नॉन रिफंडेबल शुल्क देंगे, है ना। तीसरी चीज ये कि अब इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है इसलिए आपको लिख दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो है इसमें एफडीआई का, इन्वेस्टमेंट एफडीआई का 100% कर दिया गया है इस सेक्टर में। पहले 49% था, अब इसे कर दिया गया 100% कर दिया गया। अब इस सवाल पे आते हैं, पहले बिंदुओं पर ध्यान में रखें, कुछ तथ्यात्मक बातों को जान लें। भारत में सबसे अधिक डीटीएच उपभोक्ता है, पेड डीटीएच उपभोक्ता की बात कर रहे हैं। नॉन पेड की तो बात ही छोड़ दीजिए, है ना। नॉन पेड का मतलब होता है, जैसे आप मान लीजिए कि डीडी है, दूरदर्शन है, या भारत सरकार है, वो क्या करती है, वो भी कार्यक्रम डीटीएच प्रदान करती है कि आप डिश लगा लीजिए तो कुछ चैनल्स आपको फ्री मिलेंगे। उसकी छोड़ दिया जाए, सबसे अधिक पेड डीटीएच हैं। भारत में सबसे पहले डीटीएच सर्विसेज जी समूह के द्वारा डिश टीवी 2003 में शुरू की गई। याद रखिएगा, डिश टीवी सबसे पहले ही है। पहली निःशुल्क सेवा प्रसार भारती के द्वारा 2004 में डीडी डायरेक्ट प्लस, अब इसे डीडी फ्री डिश कहा जाता है, ये शुरू किया गया था। राइट, अब जरा इस पे सवाल देखें कि कैसे पूछा जा सकता है। सबसे पहली बात ये कि हम मानते हैं कि पीसीएस लेवल पे, स्टेट लेवल पे कहो, ऐसा ही सवाल पूछ दिया जाए कि भारत में, या ऐसे पूछ दिया जाए कि किस देश में। आइए कुछ सवालों की हम चर्चा कर लें। वन लाइनर सवाल आप लोग सीधे बोल दे रहा हूं, उसको लिख लीजिए कि किस देश में सर्वाधिक डीटीएच उपभोक्ता हैं। तो क्या हो जाएगा, भारत में लगाएगा वो ऐसे ही कि भारत है, अमेरिका है, आपको कुछ चाइना लगा दिया। तो ऐसे चीज़ों पे आप ध्यान में रखिएगा कि भारत में सबसे अधिक डीटीएच उपभोक्ता हैं। दूसरा सवाल, भारत में सबसे पहला से जो आया डीटीएच सेवा आया, वो किसका आया, डिश टीवी के द्वारा आया। अब आइए, एक सवाल ये भी पूछा जा सकता है सीधे कि डीटीएच में एफडीआई की कितनी सीमा है। तो क्या हो जाएगा, 100% हो जाएगा।
इसी ये जो पॉलिसीज हमने आपको बताया, उसी पॉलिसीज के आधार पर आपसे कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। आइए एक सवाल हम आपको मॉडल के रूप में बताते हैं। आइए देखते हैं, लिखते हैं। जैसे कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन ये है कि डीटीएच पॉलिसी 2020 के अनुसार डीटीएच लाइसेंसिंग की अवधि 10 वर्षों के लिए होगी। स्टेटमेंट 2, डीटीएच प्रौद्योगिकी में 100% निवेश की, प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई की अनुमति प्रदान की गई। आप आईएएस के सवाल उठा के देखें, ऐसे ही सवाल रहते हैं और आपको लगता है कि सर हवा नहीं लग गई। और विकल्प रहा केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही, दोनों गलत। ये सवाल आपके सामने है। जरा आपके पास 40 सेकेंड दे रहा हूं। अभी आपने तुरंत पढ़ा है, जरा बताइए कि इसमें से क्या सही होगा, क्या आंसर सही होगा। तो आप सिंपल सी बात कह रहे हैं कि सर अभी आपने बताया कि डीटीएच में जो लाइसेंसिंग की जो अवधि है वो 10 वर्षों के लिए नहीं बल्कि कितने वर्षों के लिए होगी, 20 वर्षों के लिए होगी। स्टेटमेंट 1 गलत हो गया और स्टेटमेंट 2 सही है कि इसमें 100% एफडीआई का निवेश होगा। राइट होगा ना। तो कहने का मतलब ये है हमारे कि जब इस पॉलिसीज के बारे में जानते रहेंगे तो ऐसे यूपीएससी के सवाल आप लगा सकते हैं। याद रखिएगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, खास करके करंट इकोनॉमी में भी आपको बहुत सारी दिक्कतें हैं। तो जो रिपोर्ट्स हैं हम देखेंगे, अगर बीपीएस सर नहीं ले पाएंगे तो फिर देखेंगे या तो हम लें या तो कोई भी ले, लेकिन जरूर इस पे चर्चा करेंगे और उन सारी रिपोर्टों पे सवाल आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। राइट, चलिए डन रहा। तो इस टॉपिक को, बाकी हमने आपको बताया कि आपको केवल अल्फाबेटिक जो वो है, क्या कहते हैं कि अल्फाबेटिक मिस्टेक्स आपको अपने पास सही कर लेनी है। क्लास को सुनिए, ये पीडीएफ आपको हम टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। आइए अगले सवाल की बात करते हैं। हाइपरसोनिक विंड टनल। हाइपरसोनिक विंड टनल, खैर इस पे चर्चा तो बहुत की जा सकती है। फिलहाल ये क्यों चर्चा में रहा है, खास करके स्पेस और डिफेंस टेक्नोलॉजी में ये भविष्य में सहायक हो सकता है, आपको बताऊं। और इसका उद्घाटन HWT का जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। और ये प्रेशर वैक्यूम द्वारा एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, परीक्षण सुविधा है, जिसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट का व्यास है। और वास्तव में 1 मीटर नोजल एग्जिट का व्यास ही क्या कहते हैं कि डेवलप कर पाना कठिन है। तो जो स्पेक्ट्रम हाइपरसोनिक प्रवाह के अनुकरण की क्षमता रखता है, राइट, यह अत्यधिक जटिल भविष्य की एरोस्पेस और रक्षा प्रणालियों के क्रियान्वयन में भूमिका निभाएगा। और आपको बता दूं कि अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश है जिसके पास इस तरह की हाइपरसोनिक विंड टनल के परीक्षण की सुविधा है। राइट, तो आप इसे ध्यान में रखिएगा कि हाइपरसोनिक विंड टनल क्या है। तो ये कम से कम 3 लाइनें क्लियर कट रहिएगा कि प्रेशर वैक्यूम संचालित एक अत्याधुनिक
परीक्षण सुविधा है जिसमें 1 मीटर का नोजल एग्जिट व्यास है। साथ ही साथ इस पे हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकरण करने की क्षमता है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस की क्षमता है, और ये एरोस्पेस में और खास करके जो डिफेंस टेक्नोलॉजी में है ये यूजफुल होगा। राइट, यहीं से 2-3 पॉइंट आपसे पूछे जा सकते हैं। आइए, एक सूचना है, एक तरह से सभी लोग इसके संदर्भ में जानते ही जानते होंगे, फिलहाल हम आपको बता दें, डीआरडीओ ने इधर 3 प्रणालियां डेवलप की हैं, विकसित की हुई हैं। एक तो ये है सीमा निगरानी प्रणाली, बॉस, बॉर्डर सर्वेलांस सिस्टम, राइट, सीमाओं की सुरक्षा से संबंधित है। भारतीय समुद्री परिस्थिति संबंधी जागरूकता प्रणाली, इंडियन मैरीटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम ISMS, अस्त्र MK1 मिसाइल, ये सारी प्रणालियां जो हैं क्रमशः स्थल सेना को, नौसेना को और वायुसेना अध्यक्ष को क्या कर दी गई, समर्पित कर दी गई। तो याद रखिएगा, एक चर्चा का विषय था तो हमने आपको बताया, खास करके जो समुद्री परिस्थिति संबंधी जो जागरूकता प्रणाली है इस पे काफी चर्चा होती है ना। तो आप इन तीनों चीजों को जानते रहिएगा। आइए अगले बिंदु पे चलते हैं हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी, है ना। आपको बताएं कि काफी चर्चा में रहा ये धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी की बात करें। वास्तव में इन्होंने क्या किया कि लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी यूज किया है, राइट। खास करके जो मंगल क्या कहते हैं कि मंगल ग्रह के वातावरण में लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी की व्यवहार्यता का जो है इसमें अध्ययन किया गया है, राइट। धातु कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी की बात कर रहा हूं मैं। वास्तव में जो मंगल मिशन है या जो आपके अंतरिक्ष मिशन होते हैं उसमें जो बैटरी यूज होती है वो होती है लिथियम आयन की बैटरी होती है ना। किसकी बैटरी यूज होती है, लिथियम आयन की बैटरी होती है। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, जरूर जानिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लिथियम आयन वाली बैटरी होती है और लिथियम आयन बैटरी के जगह पर चंद्रशेखर शर्मा ने लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी के प्रयोग का एक प्रोटोटाइप इन्होंने डेवलप किया है। क्या खासियत है, खासियत इसकी ये है कि इसका वेट कम होगा, वजन कम होगा, पहली बात। और दूसरी चीज ये कि अगर आप मंगल पे चले जाएं तो मंगल ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो ज्यादा है। तो ऐसा प्रोटोटाइप ये विकसित किया जा रहा है कि वहां की कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग ये बैटरी कर सके, है ना। इसके अतिरिक्त इसकी खासियत क्या होगा आपको बताऊं कि ये इसकी डेंसिटी ज्यादा है, वेट कम है लिथियम आयन की तुलना में। तो अगर वेट कम हो जाता है तो आप पेलोड यानी उस पे और भी सारे उपकरण रख सकते हैं, है ना। और आपको बताऊं कि इस कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी के लिए भारत ने पेटेंट भी जारी किया है, पेटेंट भी दायर किया है। तो अभी मिला नहीं है लेकिन पेटेंट दायर किया गया है कि ये भारत का मौलिक खोज है। आने वाले दिनों में ये काफ़ी फ्रूटफुल हो सकता है ना। तो आपको बताऊं कि मंगल मिशन में इस तकनीक की व्यवहार्यता का पता लगाना है। लैंडर और रोवर्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग होगा जो कि वातावरण में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त बैटरी का विकास द्रव्यमान और मात्रा में कमी लाने के साथ साथ अत्यधिक विशिष्ट ऊर्जा घनत्व प्रदान करेगा जो कि पेलोड के भार में कमी लाएगा और ग्रहों के मिशन की लागत को भी कम करेगा। यह बैटरी वर्तमान में प्रयुक्त की जाने वाली लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में काफी अधिक ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए एक उपयोगी समाधान प्रदान करने की एक बड़ी क्षमता प्रस्तुत करती है। मंगल मिशन जैसे भारत के अंतरिक्ष मिशन में जल्द ही पेलोड के भार को कम करने
और ऊर्जा वाहक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ स्वदेशी रूप में विकसित इस बैटरी की मदद से लॉन्च करने में सक्षम हो सकते हैं। उल्लेखनीय है कि इसके लिए भारतीय पेटेंट भी दायर किया गया है। तो आपको बताऊं, यहाँ पे की पॉइंट पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए कि लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड, अब जैसे कैसे सवाल साइंस के पूछे जा सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए पूछ दिया गया क्वेश्चन आपसे कि लिथियम कार्बन डाइऑक्साइड बैटरी नंबर 1, पहला प्रश्न डाला गया इसमें, 1 मिनट, डाल दिया गया। मान लीजिए कि चेंज करें कि यह लिथियम आयन बैटरी से अधिक इफिशिएंट है। अब देखो, ये एग्जैक्ट हिंदी नहीं आ रही है, लेकिन इफिशिएंट का मतलब है सक्षम है। दूसरी चीज कि यह कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन में सहायक है। तीसरा, भारत के द्वारा पेटेंट दायर किया गया है। और विकल्प दे दिया जाए, केवल 1 2 सही, 2 3 सही, 1 3 सही, 1 2 3 सही। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला भी सही है, कार्बन डाइऑक्साइड संतुलन जब यूज करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड संतुलित भी करेगा, और पेटेंट दायर किया गया ये भी सही है। तो 1 2 3 दोनों सही है। ऐसे सवाल तैयार आप करिएगा। खास करके आईएएस में, यूपीएससी में इस तरह के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, है ना। चलिए अगले की बात करते हैं कि क्रायोजेनिक प्रणोदक टैंक Cl2lH2। तो पहली चीज तो आप जानते रहिए कि क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है, या क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी क्या है। कभी डिटेल चर्चा करेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि क्रायोजेनिक इंजन जो है अति न्यून ताप पर, यानी -273 अति न्यून ताप पर जो प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित है, क्रायोजेनिक्स पे। और खास करके जो भारी उपग्रह भेजते हैं, है ना, तो क्रायोजेनिक इंजन पे कभी नहीं होगा, तो हम विशेष इंजन के प्रकार पे चलिए कभी चर्चा करेंगे। बहुत जल्द ही आपको कुछ और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीरीज पे आपसे बात करेंगे, तो आप शायद बेहतर और ढंग से समझ पाए। यहाँ पे आप इसको क्या कहते हैं कि जी समझिए। वास्तव में खास करके स्पेस और डिफेंस दोनों के लिए यूजफुल होता है जब भारी उपग्रह रख दिए जाते हैं, है ना, या उपग्रह जब भारी रहते हैं तो उनको उनकी कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए अधिक बल, प्रणोदक बल की आवश्यकता होती है, और उसके लिए क्रायोजेनिक इंजन की आवश्यकता होती है। भारत में क्रायोजेनिक इंजन पे रिसर्च चल तो रहा था, लेकिन अभी इतनी क्षमता नहीं थी कि उस इंजन को, मतलब 4500 या 5000 किलोग्राम के उपग्रह को वो उसकी कक्षा में 800 किलोमीटर के कक्षा पे कम से कम भेज सके, मतलब इतनी क्षमता तो नहीं थी। तो इसीलिए क्रायोजेनिक इंजन के विकास में, डेवलपमेंट में क्या किया है, लगातार शोध होता चला जा रहा था।
तो क्रायोजेनिक इंजन प्रणोदक टैंक एक डेवलप किया गया CL32LH2। आइए इसकी खासियत क्या है, आइए यहाँ पे देखते हैं कि पहली बात तो हॉल ने बनाया है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है, इसरो ने बनाया है, एल्यूमिनियम मिश्र धातु का बनाया गया है और इसका GSLV मैक 3 में प्रयुक्त होगा। मैं बहुत जल्द ही, आप लोग इसको पढ़ेंगे तब तक ही हम कम से कम स्पेस टेक्नोलॉजी पे कक्षाएं और प्रणोदक यान, इस पे हम लोग बहुत जल्दी ही चर्चा करेंगे, है ना। बस ये पहली सीरीज है तो इसको आप लोग एक बिंदु को समझिएगा और कमेंट बॉक्स में निसंकोच रूप से हमारा फ़ोन नंबर है, आप जानते रहें 905888 संस्था पे रहता ही रहता है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिख दे रहा हूँ 905888055376। आप इस पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, टेलीग्राम कर सकते हैं, मैसेंजर कर सकते हैं, कहीं भी हों आप उसकी जो समस्याएं हैं, अपनी समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उसे ज़रूर लिखें, बताएं, उस पर हम आपको आगे बात करेंगे, है ना। तो यह 89 घन मीटर आयतन में 57-55 किलोग्राम का प्रणोदक ईंधन लोड कर सकता है। देख रहे हैं 5755 किलोग्राम का पानी की वजह, राइट। और HAL मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए क्रू वायुमंडलीय पुनः प्रवेश प्रयोग का भी विकास कर रहा है। तो पूछा जा सकता है, क्रू मिशन भी पूछा जा सकता है और ये CL32LH2। तो ये वादा रहा, मैं आपको ऑर्बिट्स और जितने यान हैं प्रणोदक उनकी हम चर्चा करेंगे तो इसकी खासियत आप और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। आइए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला जो टॉपिक है, कई बार सीधे सीधे पूछ लिया जाता है, चांग E5, है ना। तो आप लोग शुरू हो जाते हैं कि किससे संबंधित है। तो चांग से कुछ लोग कोरिया पहुंच जाते हैं, उत्तरी कोरिया, कुछ लोग जापान लगाते हैं, कुछ लोग चाइना लगाते हैं और फिर सोचते हैं कि किसका सही हुआ। तो फिलहाल आपको बता दें कि यह एक चाइनीज मिशन है, चांग E5 है ना। और चंद्रमा से नमूने लाने के लिए है ये चांग E5। चीन की एक देवी के नाम पर है चांगी, मतलब वहाँ की देवी का नाम भी बड़ा विचित्र लग रहा होगा, है ना। तो जानते रहिए ये मंगल मिशन है। और जो लोग चाइनीज लैंग्वेज जानते हैं, आप तो जानते ही होंगे, है ना। इतनी चाइनीज मोबाइल खरीद लिए हैं तो बताइए भाई कौन कौन चाइनीज लैंग्वेज जान रहा है। अगर चाइनीज लैंग्वेज, चाइनीज कल्चर को अगर आप जानते हैं तो चांगी का नाम ही मंगल है, मंगल की देवी चाइनीज कल्चर में है, उसी के नाम पर है चांग E5। तो अब तो आप नहीं समझ पाए, नहीं गलत करेंगे कि किससे संबंधित है, चाइना से है, मंगल मिशन से संबंधित है। आइए कुछ और डिटेल देखते हैं। दक्षिण हैनान प्रांत स्थित वेनचांग अंतरिक्ष यान प्रक्षेपण स्थल से लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट की सहायता से इसे भेजा गया। E5 मिशन के सफल होने और चीन चंद्रमा से लेने वाला अमेरिका और रूस के बाद तीसरा देश बन गया है। चांगी का नामकरण उसकी चंद्रमा की प्राचीन देवी के नाम पर रखा गया है। इस मिशन के माध्यम से चंद्रमा की उत्पत्ति एवं निर्माण के बारे में मदद मिल सकेगी। तो फिलहाल हमारा उद्देश्य ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि चांग E5 मिशन किस देश का है, चाइना का है। किसके लिए है? मंगल मिशन है, मार्स मिशन है, वहाँ के सतह से नमूने लाए गए हैं, राइट। आइए अगले टॉपिक को देखते हैं, ई संपदा। तो ई जो संपदा है वो क्या है? एक वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल है। हमने बोला था ना कि ये सब चीज़ें आजकल एक तरह से जो सुशासन है, गुड गवर्नेंस है, प्रशासन में तकनीक का प्रयोग करना जिससे करप्शन कम हो, पारदर्शिता अधिक से अधिक हो, है ना, मिनिमम गवर्नमेंट हो, मैक्सिमम गवर्नेंस हो। तो कैसे होगा? टेक्नोलॉजी की सहायता से होगा। तो ये वेब पोर्टल मिशन ये सारे आपसे पूछे जाते हैं। तो ई संपदा है, यह वेब पोर्टल और मोबाइल पोर्टल है जिसे संपदा निदेशालय, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने जारी किया। सबसे पहला सवाल तो यही होगा और बहुत अच्छा सवाल होगा, इसलिए आप लोग लिख लें कि ये जो ई संपदा है वो किसके द्वारा जारी किया गया।
तो आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया ई संपदा है। राइट, मानव संपदा से न भूल दीजिएगा, मानव संपदा भी बता देंगे, अभी फिलहाल ये जानते रहिए ई संपदा। इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के जीवन की सुगमता और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को सुनिश्चित करना। ये तो बहुत अच्छी बात है, और मेरा हमेशा से ये मानना है कि गवर्नमेंट को 2-3 जगह ही रहना चाहिए। एक एजुकेशन सिस्टम में रहना चाहिए, पूरी एजुकेशन सिस्टम जो है गवर्नमेंट के हाथों में रहनी चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर भले आप यूज कर लें प्राइवेट सेक्टर्स का, उसको आप अपना पोर्शन दें, वो गवर्नमेंट का काम होना चाहिए। लेकिन टोटल जो सिस्टम है कि एजुकेशन कैसे होगा, क्या नॉर्म होगा, कौन सा मॉडल होगा, वो सब सरकार के द्वारा डिसाइड किया जाना चाहिए। खैर, ये डिबेट का मुद्दा होगा। उसी तरह से दूसरा मुद्दा जो है लॉ एंड ऑर्डर का, वो तो सरकार का है ही। और तीसरा क्या है कि खास करके जो स्वास्थ्य का मुद्दा है। और आप जानते हो कि कोरोना के परिदृश्य में इधर अगर आप चर्चा करोगे तो स्वास्थ्य का मुद्दा सबसे ज़्यादा संवेदनशील हो गया है। इसलिए ई संपदा या ऐसे वेब पोर्टल का एक ऐसा डाटाबेस तैयार करना पॉलिसी के लेवल पे बहुत अनिवार्य है। आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी का जो मेंस का सेक्शन है वो ऐसे जगहों से सवाल आएंगे या ये कंटेंट वहां यूज किए जाएंगे। राइट, चलिए आइए अगले की बात करते हैं। अगला जो है आपको बताऊं कि ई संपदा की ही बात आपको बता रहा हूं कि यह एक नया एप्लीकेशन 1 लाख से ज़्यादा सरकारी रिहायशी आवासों के आवंटन, सरकारी संगठनों के लिए कार्यालय के स्थगन, हॉलिडे होरूम्स तथा सामाजिक समारोहों के लिए 5 अशोक रोड जैसे स्थलों की बुकिंग आदि सभी सेवाओं के लिए सिंगल विंडो भी है ना। जो आपने देखा ये ई संपदा, इसी ई संपदा पे ही ये सारे पार्ट भी हैं कि सरकारी रिहायशी आवासों का आवंटन कैसे होगा, संगठनों के लिए कार्यालय के स्थान का आवंटन, हॉलिडे हो रूम्स, सामाजिक समारोहों के लिए जो रूम, सब सारी बुकिंग जो है वो सब क्या हो जाएगी, इसी संपदा पे लोड रहेगी। फिर कहीं कोई एक सिस्टम है उसके हिसाब से आपको करना होगा। एक देश एक प्रणाली के उपलब्ध कराने के प्रयास के तहत संपदा निदेशालय की पहली जो 4 वेबसाइटें थीं, इस पर लिखा हुआ है nic.in, ई आवास nic.in, ई स्टेट्स gov.in, हॉलिडे होम्स nic.in, और 2 मोबाइल एम आवास और एम अशोका 5 को भी इस पोर्टल में एकीकृत कर दिया है। यानी पहली जितनी भी एप्लीकेशन प्रणालियां थीं उन सबको ई संपदा से जोड़ दिया गया है। राइट, तो निश्चित रूप से ये एक प्रगतिशील कदम है ये। राइट, चलिए अब आइए हम बात करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म महाशरत। अच्छा सवाल है, पूछा जा सकता है, यही सवाल पूछा जा सकता है कि महाशरत किसके द्वारा यूज किया गया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। महाशरत का क्या तात्पर्य है, देखिए, महाराष्ट्र सिस्टम फॉर हेल्थ एंड रिहैबिलिटेशन असिस्टेंस ऑफ द दिव्यांग। तो पहली बात कि पहला जो प्रश्न पूछा जाएगा वो ये कि किसका है, महाराष्ट्र सरकार का है ना, एमएच गवर्नमेंट का है। दूसरी चीज किससे संबंधित है, ये है आपका दिव्यांगों से है। दिव्यांग का मतलब क्या हो गया, जो कि विकलांग है, अब उनके लिए दिव्यांग वर्ड यूज किया जाता है। उनके स्वास्थ्य और पुनर्वास, रिहैबिलिटेशन के लिए है और उनके पुनर्वास के लिए है। इस पोर्टल पर दिव्यांगजन आवेदन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करके सहायता प्राप्त कर सकते हैं। राइट, तो महाशरत प्रोग्राम है। आगे एक बात करते हैं डाक पे ऐप का। आपको बताऊं कि डाक खाना विभाग, कहते हैं ना कि जो मोबाइल इतना बड़ा हुआ है वो बहुत सारी चीज़ें खा गया, उसमें से एक डाक भी था। मुझे पक्का है आप लोग इंटरेस्टिंग लगेगा, अच्छा लगेगा कि अगर आप लोग मैसेज करेंगे कि आपने अपने परिवारजनों को पत्र कब लिखा, अंतर्देशी या लिफाफे में या पत्रों में, है ना। अब तो कहिए कि सर लव लेटर भी नहीं लिखे जाते हैं, वो भी वीडियो कॉल और व्हाट्सएप और मैसेज पे चले जाते हैं। आपको बताऊं कि पहले जो पत्र होते थे वो हम लोगों के ज़माने में ऐसे बहुत सारे मतलब पत्रों का संग्रह है, पड़ा हुआ है, मित्रों के द्वारा लिखा हुआ और घर के लोगों के द्वारा लिखा, बड़ा उसमें आपकी भाषा शैली, है ना,
सब कुछ निखर करके आता था। तो पत्र में संवेदनाएं रहती थी, तो वो पत्र नहीं था। तो जब पत्र ही नहीं होगा तो डाकिये और डाक विभाग का क्या होगा? तो बदलते दौर में खास करके 90, 91, 90 से 2000 के बीच में अगर आप देखेंगे तो डाक विभाग पर बड़ा प्रेशर था कि क्या करे, क्या ना करे, क्या नहीं करे। हालांकि अब डाक विभाग भी जो है वो क्या हो रहा है, एडवांसमेंट उसमें चल रहा है। और उसी एडवांसमेंट कार्यक्रम के अंतर्गत कई कार्यक्रम लाए गए, बैंकिंग का काम है और अन्य सारी चीजें हैं। तो एक आया डाक पे ऐप आया, है ना, जैसे आप फोन पे गूगल पे करते हैं उसी तरह से ये डाक पे ऐप है। तो आम नागरिकों को सुगम, सस्ती, सरल, सस्ती और विश्वसनीय बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक को संचार मंत्रालय के डाक विभाग के तहत प्रधानमंत्री ने 1 सितंबर 2018 को लॉन्च किया था। लॉन्चिंग डेट जरूर याद रखिएगा, 1 सितंबर। खास करके यूपीपीएससी वाले सीधे पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट डेट पूछेंगे। डाक पे ऐप लगाया गया, प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया। और 15, ठीक है, इसी क्रम में डाक विभाग और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आईपीबीपी ने 15 दिसंबर 2020 को साक्षी नामक एक डिजिटल भुगतान ऐप लागू किया, जिसका उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों की वित्तीय जरूरतों को पूरा करना है। यह न केवल एक ऐप है बल्कि डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली समस्त वित्तीय और सहायक बैंकिंग सेवाओं का एक समूह है। इसके माध्यम से पैसा भेजा जा सकता है, क्यूआर स्कैन किया जा सकता है, बायोमेट्रिक के माध्यम से नगद रहित व्यवस्था को सक्षम बनाया जा सकता है। तो जितने फोन पे ऐप हैं कि ऐप में है, उसी तरह से ये डाक पे ऐप है और ये साक्षी ऐप है। राइट, क्लियर? तो इसे याद में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। अगले पे आते हैं, लॉसेंट नागरिक आयोग। एकदम जानते रहिएगा, बड़ा आवश्यक है और जानने की जरूरत है। लॉसेंट जो नागरिक आयोग है वो वास्तव में, लॉसेंट जो है एक क्या कहते हैं कि शोध पत्रिका है। राइट, साइंस के क्षेत्र में है, हेल्थ के क्षेत्र में काम करती है ये। और इसने एक आयोग बना, आप जानते रहिए ये जो पहल है, स्पेशली इसका पहले बात तो ये जानते रहिए कि लॉसेंट नागरिक को किसकी पहल है। ये एक पहल है किसकी? एक स्वास्थ्य शोध पत्रिका लॉसेंट और लक्ष्मी निवास मित्तल की, लक्ष्मी निवास मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट और हार्वर्ड विश्वविद्यालय, ये 3 संस्थानों का एक संयुक्त पहल है। और इसका उद्देश्य ये है कि आगामी 10 वर्षों में सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रदान किया जाए। बहुत अच्छी पहल है ये, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। और मैं आपको बताता हूं कि कई दृष्टियों से देखिए कि जो कोरोना है, बहुत कुछ सिखा गया। कोरोना ने हमको क्या सिखाया? एक तरह से स्वस्थ लाइफ स्टाइल सिखाया, बहुत सारे सामाजिक मूल्यों को। कभी हम लोग कोरोना पे एक बार फिर से चर्चा करेंगे, कोरोनोलॉजी पे। हालांकि मेरा एक बहुत बढ़िया निबंध है कोरोना पे, हमने निबंध भी लिया है, आप लोग निबंध को भी देखेंगे। लेकिन अब एक नया परिप्रेक्ष्य कभी डिस्कस करूंगा कि वास्तव में कोरोना से कौन कौन से क्षेत्र प्रभावित कैसे हुए हैं, क्या नए मापदंड आए हैं, है ना। तो निश्चित रूप से इस पृष्ठभूमि में एक बहुत बड़ा मुद्दा आया है हेल्थ कवरेज प्रदान करने का, खास करके इतनी बड़े लोगों के लिए। कितने हॉस्पिटल्स होने चाहिए, उनका डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार का ये विशेष रूप से उत्तरदायित्व है कि वो अपने जो नागरिक हैं उनके मानव संसाधन की रक्षा कर सके, है ना। तो इसके लिए ये लॉसेंट आयोग बहुत ही चर्चित है। आपसे पूछा जा सकता है कि लॉसेंट आयोग किस क्षेत्र में है, तो याद रखिएगा कि हेल्थ कवरेज प्रदान करने के लिए है। और खास करके इंडिया जैसे सेक्टर्स में तो ये बहुत आवश्यक है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट है, बहुत कम है, जनसंख्या की तुलना की बात मैं कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अगर आप हेल्थ बीमा और अदर कवरेजेस की बात करेंगे तो वो तो बहुत ही कम है ना। तो ऐसी दृष्टि में
इस आयोग का महत्व बहुत ज़्यादा हो जाता है। वैसे आपको बताऊं, आने वाले दिनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, जस्ट ए मिनट। आपको बताऊं कि आने वाले समय में स्वास्थ्य विभाग में इन्वेस्टमेंट, स्वास्थ्य में एक तरह से म्यूचुअल फंड में भी बहुत सारे हेल्थ वाले हैं, तो वो भी फायदेमंद रहेगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ सेक्टर के प्रति लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं, है ना, लोग उस पर एक्शंस लेंगे। हालांकि भारत जैसे देश में आज भी मेडिकल बीमा का जो फैशन है वो काफ़ी कम, बीमा का ही कम है, मेडिकल का तो सबसे कम है। तो इन सारे फैक्टर्स को ये आयोग जो है वो क्या करेगा, अपने पास रखेगा। अब आइए बताएं अगले मिशन की अगर हम बात करें, अगला जो है विजन 2035। वास्तव में यह मिशन भी आप जो लेसेंट आयोग आपने पढ़ा उसी से संबंधित है, यानी क्षेत्र वही है, बस संस्था अलग है। और नीति आयोग कारण पृष्ठभूमि वही है, कोविड और कोविड का जो परिदृश्य आपने देखा, जो अफरा तफरी देखी, जो भय देखा, आज भी देखिए डेल्टा वेरिएंट और ना जाने कितने वेरिएंटों की बात हम लोग डर के डरे हुए हैं। तो वैसी चीज में नीति आयोग, नीति का मतलब ही था, नीति आयोग इसीलिए गठित ही किया गया था कि बदलते हुए परिदृश्य में हम जो है नीतियों में ट्रांसफॉर्मेशन करें, है ना। तो आपको बताऊं कि 14 दिसंबर 2020 को एक विजन 2035 याद किया गया, खास करके लिए इसे आईएएस मेंस के लिए, पीसीएस मेंस के लिए सभी लोग तैयार रखेंगे, है ना। और अभी तो हम लोग फोकस कर रहे हैं इस पे, बाद में हम लोग मेंस पे भी चर्चा करेंगे, आईएएस पीसीएस मेंस में। इस विजन में भारत की जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली को अत्यधिक प्रतिक्रियाशील और भविष्योन्मुखी बनाना है ना, नीति आयोग का काम है। नागरिकों के अनुकूल जन स्वास्थ्य निगरानी प्रणाली बनाई जाए, ग्राहक फीडबैक तंत्र तैयार किया जाए, बचाव और नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए एक संशोधित डाटा साझाकरण तंत्र तैयार किया जाए, बहुत आवश्यक है। हमारे यहाँ वर्किंग कल्चर क्या है, अगर आप ईश्वर न करे आपको कभी हॉस्पिटल जाना पड़े, बड़े हॉस्पिटल का आप चले जाइए, नाम किसी का नहीं लूँगा क्योंकि भाई अपने भी लोग भी हैं, और अगर अपने लोगों को छोड़ भी दिया जाए तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि किसी संस्थान को क्यों हम टारगेट करें। लेकिन आप किसी भी बड़े संस्थान में चले जाइए और अगर आपको कोई पैसे कोई प्रॉब्लम है तो सीधे कहेंगे 10 लाख जमा कर दीजिए, 5 लाख जमा कर दीजिए, तब जाकर के प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। और उसके छोटे स्तर के संस्थानों की तो बात ही नहीं करिए, कहो कि अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया है तो डेड बॉडी रोके रहें कि जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक तो ये बनेगा ही नहीं। तो निश्चित रूप से एक स्वस्थ एवं सभ्य समाज के लिए इस तरह की बातें ठीक नहीं हैं। खास करके ऑक्सीजन के लिए, सिलेंडर के लिए तरसते रहना, दवाइयाँ न मिलना, 2000 की दवा 40,000 में बेच देना, इस तरह की विविध पक्षों से आप लोगों ने देखा है और उसके भाग भी रहे हैं और उसके शिकार भी रहे हैं, दोनों बातें कह रहा हूँ। और सिविल सेवा आप जानते हैं मूल्यों के लिए है, इसलिए ऐसे चीज़ों पे ध्यान में रखने की ज़रूरत है ना, कि आपदा को अवसर इस रूप में कतई न किया जाए, और खूब हुआ है आप जानते हैं। तो फिलहाल नीति आयोग का उद्देश्य यही है कि भारत के नागरिकों के लिए एक फीडबैक या एक तंत्र हम लोग क्या करें, डेवलप करें। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अगले पॉइंट इसी में है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता पैदा करने वाली जन स्वास्थ्य आपदा के प्रबंधन के लिए भारत द्वारा क्षेत्रीय और वैश्विक नेतृत्व प्रदान करने का लक्ष्य भी रखा गया है ना। कोविड में जैसे वैक्सीनेशन है या दवाइयां हैं या सूचना तंत्र का आपस में बेहतर सूचना तंत्र, माना जाता है कि अगर कोरोना के बारे में सूचना तंत्र बेहतर रहा होता, WHO की भूमिका पर भी लोग प्रश्न चिन्ह उठाए, तो शायद इतनी जलालत न झेलनी पड़ी होती। तो उसका भी लक्ष्य है। इस परिकल्पना का मुख्य भाग केंद्र और राज्य के बीच प्रशासन की परस्पर निर्भर संघीय व्यवस्था है, जिसके तहत नए विश्लेषण, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, आंकड़ा विज्ञान संबंधी इस डाटे का मतलब जन साधारण तंत्र का फीडबैक लेकर के सारी चीजें करनी है। यानी कुल मिलाकर के संघीय ढांचे के अंतर्गत ही केंद्र और राज्यों के सहयोग के आधार पर ही है। और वैसे भी आपको बताऊं, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकारें मिलके ही काम कर सकती हैं, है ना। आवश्यकता पड़े तो प्राइवेट सेक्टर को भी बुलाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण और इसमें निवेश लगता है, तो सरकारें सोचते हैं कि क्या कहते हैं कि पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर ना आए। फिलहाल
आइए अगले पहलू की पे आते हैं। अगला जो टॉपिक है काफी चर्चित है, ये बहुत ही मामला रहा, म्यूकोरमाइकोसिस। मुझे नहीं लगता है कि इस पे कोई सवाल ऐसा ना हो कि ना पूछा जाए, जरूर पूछा जाएगा। म्यूकोरमाइकोसिस जो है वो क्या है? ब्लैक फंगस है ना? और आप लोग तो इतना विद्वान हो कि आप लोगों को तो व्हाइट फंगस, रेड फंगस, ब्राउन फंगस ना जाने, मतलब बताइए सोशल मीडिया किस चीज का क्या मजाक का बना दे कि लाल साड़ी में डांस औरत को पेश करते हुए कर दिया गया, उपभोक्ता बात बता रहा हूं, और कह दिया गया दिस इज रेड फंगस, है ना? ये वही नारी है जिसके आप जो है क्या कहते हैं कि जिससे आप पैदा हुए हैं, आप क्या, हम सभी पैदा हुए हैं। तो ये सोशल मीडिया का स्टेटस है कि दिस इज ब्लैक फंगस। तो खैर समाज किधर जा रहा है, इसीलिए सोशल इशूज बड़े महत्वपूर्ण हैं और हमारे विपेश जी काफ़ी मेहनत के साथ उन चीज़ों को लेते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी उस पर क्या कहते हैं कि सभी लोग ध्यान से सुना करें और उसका काम हो, मतलब उस पर आप लोग काम करते रहें, जैसे आगे जब एग्ज़ाम में आए तो आप बेहतर ढंग से कर सकें। तो आपको बताऊं कि ये मामला था दिल्ली के गंगाराम हॉस्पिटल में कोविड-19 रोगियों में दुर्लभ कवक संक्रमक न्यूकोरमाइकोसिस अथवा जियोगोमाइकोसिस माइकोसिस के संक्रमण के केस देखे गए। राइट, अधिक स्टेरॉइड लेने से हुआ ऐसा माना जाता रहा है और यह वातावरण में मौजूद म्यूकोरमाइकेट्स की वजह से होता है। किसकी वजह से? म्यूकोरमाइकेट्स की वजह से। यह संक्रमण उन लोगों को प्रभावित करता है जिन्हें स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां ज्यादा रहती हैं और इससे उनकी प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या होती है? कमजोर हो जाती है। खास करके अगर आप देखें तो जो डायबिटिक लोग हैं, है ना? और इसका संक्रमण कब देखा गया? कोविड-19 के संक्रमण के दौरान या रिकवरी के प्रारंभिक कुछ हफ्तों में, यानी 2-4 हफ्तों की बात है। नाक में फंगल इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। डायबिटिक रोगियों में इसकी आशंका अधिक रहती है। कोविड-19 के इलाज के दौरान या अन्य इलाज के दौरान स्टेरॉयड ड्रग के प्रयोग करने से भी इस इन्फेक्शन की आशंका रहती है। इसलिए अनावश्यक आप लोग स्टेरॉयड के ड्रग्स ना लें, है ना? राइट, आपको बताऊं इसके क्या लक्षण हैं। ब्लैक फंगस के शुरुआती लक्षण आपको बताता हूं। वो लगातार सरदर्द होना, नाक से भरे भूरे रंग का रक्त निकलना, संवेदनशीलता सेंसिटिविटी का कम होना, चेहरे पर सूजन, दांत ढीले हो जाना, ये बिगिनिंग लक्षण है। और सीवियर लक्षणों में आंखों में सूजन होना, डबल विजन होना, दृष्टिहीन होना है। आपको बता दूं कई बार ऐसा होता है, जैसे ये जो मौसम है, आज भी क्या होता है, किसी को जब बुखार होता है तो पहले यही होता है कि कोरोना तो नहीं हो गया, जबकि जुलाई से अगस्त सितंबर का जो समय रहता है वो हमेशा वायरल इन्फेक्शंस और अदर उसके रहते हैं। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी लगता है ना कि सारे लक्षण हमारे ही पास आ रहे हैं, कुछ तो ऐसे होंगे उनको दो दो अभी से डबल विजन दिखने लगेगा। नहीं, ये सैद्धांतिक पक्ष है। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर उसको देखेगा ही। फिलहाल प्रारंभिक लक्षणों के दौरान ही इसका चिकित्सीय परामर्श हो, परीक्षण हो, इलाज में एंटी फंगल दवाएं हों, आवश्यकता पड़ने पर सर्जरी भी की जा सकती है। लेकिन यहाँ क्या होता है, पहले आप लोग जाते हैं दवाई लेने, फिर वो मेडिकल स्टोर वाला लेता है, तब तक आप लोग बिगिनिंग इन्फेक्शन से सीवियर इन्फेक्शन में पहुंच जाते हैं और फिर डॉक्टर और हॉस्पिटल एंड सो करते हैं। राइट, तो ये आपका रहा जो ब्लैक फंगस के संदर्भ में। एक और वायरस चर्चा कर रहा है, आइए हम लोग बात करते हैं। और ये है आपका सार्स कोव 2 वायरस। यूनाइटेड किंगडम WHO ने एक नए प्रकार के सार्स कोव 2 के बारे में किया है। यूरोपियन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुमान के अनुसार यह संक्रमण तेजी से फैलता है और युवा जनसंख्या को प्रभावित करता है। स्काइप प्रोटीन N51Y में म्यूटेशन इसका कारण है। यानी कोविड का ये एक और वेरिएंट है ना? और आप जानते हैं कि इस तरह की बातें, कोविड के कई वेरिएंट कई क्षेत्रों में आ रहे हैं और दिख रहे हैं। राइट, आपको बताऊं कि एक
शिगोला संक्रमण भी आपको देखा गया दिसंबर 2020 में केरल के कोझिकोड जिले में। और इसका जो है संक्रमण का जो कारण है वो क्या है, शिगोला बैक्टीरिया है। और इस बैक्टीरिया से पेट दर्द, खूनी दस्त, बुखार, मिचली और उल्टी आती है। दूषित भोजन और पानी से फैलता है। तो चूंकि चर्चित रहा है तो आपसे पूछा जा सकता है शिगोला संक्रमण। यह बैक्टीरिया अंतर ग्रहण के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है और बृहद आंत के उपकला स्तर पर हमला करता है, जिसके कारण कोशिकाओं में सूजन और बाद में वो कोशिका नष्ट हो जाती है। स्पेशली अफ्रीकी और दक्षिणी एशियाई के क्षेत्रों के बच्चों में ये पाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट, हवाना सिंड्रोम। बड़ा चर्चित रहा है, इंटरनेशनल मुद्दा रहा है। हवाना सिंड्रोम की बात कर रहा हूं। वास्तव में हुआ क्या था, 2016 में माना यह जाता है कि हवाना जो है, हवाना सिंड्रोम जब गए क्यूबा में, खास करके अमेरिकी राजनयिक गए। आप जानते हैं फिडेल कैस्ट्रो थे वहां पे, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के नेतृत्व करते थे और अमेरिका से 36 के आंकड़े थे हवाना पे। और वहां जब कुछ गए तो वहां पे माइक्रोवेव रेडिएशन डाला गया राजनयिकों पे, वो दिखेगा तो है ही नहीं। और उसकी वजह से क्या हुआ कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आई, है ना, लोग बेहोश हो गए, अचेत हो गए। तो लोग, ये हुआ कि राजनयिक विद्वेष के बसे किया जा रहा है। तो उस घटना को कहा गया क्या, हवाना सिंड्रोम। यानी हवाना सिंड्रोम का कारण क्या था, माइक्रोवेव रेडिएशन। ये माना गया नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस की रिपोर्ट के अनुसार माना गया, है ना। तो क्या होता है जब आप माइक्रोवेव रेडिएशन आपके ऊपर डाला जाता है, तो मिचली आना, गंभीर सिरदर्द होना, थकान, चक्कर आना, राइट, नींद की समस्याएं और श्रवण ह्रास है, राइट। तो आप ये कह सकते हैं कि ये हवाना सिंड्रोम का ये है। और एक तरह से क्या कहते हैं कि टेक्नोलॉजी या एनर्जी माइक्रोवेव के द्वारा इस पे अटैक किया जाता है, राइट। तो ये भी हाल में ही चर्चा का विषय रहा, हवाना सिंड्रोम, राइट। तो आज के जो मुद्दे हैं वो खत्म हुए। नेक्स्ट जो हमने आपको क्लास लिया वो कॉन्सेप्ट क्लास बताया कि खास करके ऑर्बिट और जो विभिन्न प्रकार के जो स्पेस इंजन्स हैं, इस पे हम लोग कल अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आप अपनी समस्याओं को बिना संकोच निसंकोच हमारे पास व्हाट्सएप करेंगे 9058880536 पे, या कमेंट में लिखेंगे, या वो टॉपिक भी बताएंगे साइंस एंड टेक से रिलेटेड कि आपको क्या और जानना है। देखिए, हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि मिशन में जो रिसेंट चर्चित, मैं साइंस और टेक को पूरा आपको चैप्टर वाइज, स्पेस वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस जो आपने पढ़ा हुआ है उसमें कुछ मुद्दे जुड़ जाएं, आपकी भी मदद हो जाए, 2-4 सवाल यहाँ से आ जाए, तो हमारा ये मिशन कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जुड़े रहिए। और एक बार फिर कहूँगा कि अधिक से अधिक लोगों को यहाँ से, इस परिवार से जोड़ने का प्रयास करिए। इस पे एकेडमी पे आपको बताऊं कि इतिहास और समाजशास्त्र की कक्षाएं शुरू हो रही हैं, शुरू हैं, ऑप्शनल की हैं। सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आंसर राइटिंग्स भी हैं। बहुत जल्दी हम लोग ज्योग्राफी के और क्या कहते हैं जीएस के भी बैचेस मॉड्यूल वाइज शुरू करेंगे। निश्चित रूप से एक मानक, आपको कई बात बताऊं कि जो आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है, या जो मेरी क्रेडिट है, कई बार आप देखते हैं कि हमारी खुद की कक्षाएं, क्लासेज जो हैं वो डिस्टर्ब होने लगती हैं। लेकिन मूल उद्देश्य यही रहता है कि आप लोगों का हितों से हमको समझौता न करना पड़े, अपने सिद्धांतों से न समझौता करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की क्लास कैसी लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।